नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बाल विकास सीडीपी क्लास की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये क्लास नंबर आपकी 7 है बाई जायसवाल सर। साथियों, इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके पिछली क्लासेज हम 6 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। आप लोग सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। और साथ ही साथ ईवीएस पर्यावरण की क्लासेज चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, किसी भी बालक बालिका के बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त हमारा कथन होगा या ऑप्शंस होगा, कक्षा कक्षिका प्रजातांत्रिक परिवेश। बिल्कुल सही बात है, पहला ये ऑप्शन सही दिया गया है, क्योंकि किसी भी बालक बालिका विद्यार्थी शिक्षार्थी का बच्चा का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है कक्षा कक्षिका प्रजातांत्रिक परिवेश होना बहुत ही जरूरी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं कि अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं है, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो अधिकारवादी सभी को पता है, पेडागोजी नेगेटिव ऑप्शंस माना जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इनमें से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जी हाँ, ऐसी परिस्थिति बताइए सभी शिक्षक बंधु, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप लोग, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तो परिस्थिति में देखा जाए तो परिस्थिति में बच्चे का जो संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा वह होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा। जी हाँ, बच्चे का अगर संवेगात्मक और सामाजिक विकास करना है तो बच्चे को महत्वपूर्ण मानिए और उसकी भावनाओं का सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आप एक शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब भी आप पेडागोजी बाल विकास को सॉल्व करने जाएं, इन प्रश्नों को हल करने जाएं, सोचिए हम कक्षा में बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों से क्या हम बेहतर कर सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनको पढ़ के जाइएगा। 101% सिलेक्शन पाइएगा। जी हाँ, 101% सिलेक्शन मिलेगा। बस तैयारी आपको हर एक क्लास ज्वाइन करना है, हर एक सेशन को अटेंड करना है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से तो उत्तम स्थान कौन होता है। जी हाँ, बच्चे का मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम उत्तम स्थान होता है। कहते हैं ना, मेरा स्थान ही अच्छा है। पूजा पाठ करना हो तो मंदिर में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करना है तो विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, तो सबका एक उचित स्थान होता है। उसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास से हेतु जो उत्तम स्थान होता है वह खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। देखिए, किसी भी बच्चे का, बालक बालिका शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक विकास करना सबसे उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। तो यहाँ पे साथियों हम डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। किसी भी प्रश्न पर प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का किसी भी प्रश्न पर डाउट है, नीचे बेफिक्र आप कमेंट्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपका अपना परिवार है, ये टीटी फैमिली है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, यहाँ पे सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं, सुप्रभात करते हैं। जी हाँ, ये मॉर्निंग में वीडियो शूट की जा रही है और 1 PM में सभी को पता होगा डेली अपलोड होता है। ये मॉर्निंग से ही हमारी तैयारी चल जाती है सारी क्लासेज की, तब जाके आपको कहीं ये वीडियो क्लास कंप्लीट कर पाते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, भावात्मक विकास, भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। देखिए, भावना आ जाती है, बच्चा मुस्कुराता है, ठीक है, बच्चा हंसेगा, बच्चा रोएगा, बच्चे के इम्प्रेशन जो होते हैं वह भावात्मक होता है, तो वो जुड़ी हुई होती है। भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो भावनाएं होती हैं इनका तीव्र रूप जो है बचपन में देखा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि भावना शरीरी विकास से जुड़ी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। भावना जो है आपके शरीरी विकास से जुड़ी हुई होती है। तो कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है यह विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी नहीं है। ठीक है,
बाकी ए बी सी ये तीनों जो है आपके भावनात्मक विकास की विशेषता से जुड़ी हुई है। पांचवा प्रश्न आइए साथियों देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है आपके सिलेक्शन की वजह से। बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? तो सभी को पता, हम बात भी कर चुके हैं, कच्चा कच का प्रजातांत्रिक परिवेश। जी हाँ, किसी भी बच्चे बालक बालिका संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा कच्चा कच का प्रजातांत्रिक परिवेश। शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? देखिए, हर एक माता पिता का सपना होता है कि मेरे बच्चा अच्छा नागरिक बने, सर्वगुण संपन्न बने, ठीक है। और जब भी हम कोहल वर्ग की बात करते हैं, नैतिकता की बात की जाती है, बच्चे में नैतिकता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक माँ बाप, हर एक माता पिता का सपना होता है, फादर्स मदर्स का सपना होता है अपने चिल्ड्रंस के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। तो अच्छे नागरिक के किस गुण के या अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। देखिए, जब भी हम कोई नई मूवी आती है, देखने जाते हैं, देखिए अभी जब कश्मीर से संबंधित एक मूवी आई थी, तो हमें क्या है, पुरानी जो हिस्ट्री दिखा के कुछ उसमें नए वेरिएंट के तरह हमें पेश किया जाता है मूवी पर। तो कहीं ना कहीं एक इतिहास दिखाया जाता है हमारे सामने कि ऐसा हुआ था। इसी प्रकार अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं बच्चे में? तो बच्चे को इसी प्रकार दिखा सक, अर्थात उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचय कराकर, कि हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी की बात करेंगे, ठीक है, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, वीरता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे राष्ट्रीय नायक हैं, इनका परिचय कराकर जो है बच्चे में अच्छे नागरिक के गुण समाहित किए जा सकते हैं। सातवां प्रश्न साथियों, चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है, या इन सभी के द्वारा होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए चरित्र का जो विकास होता है सभी को होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, आपका बर्ताव व्यवहार क्या है इसके द्वारा भी चरित्र का विकास होता है, और नैतिकता के द्वारा भी होता है। तो इन सभी के द्वारा जो है चरित्र का विकास होता है। और कहते हैं एक बार चरित्र चला गया तो फिर वह दोबारा नहीं आता है, इसलिए चरित्र बना के रखिए, चरित्रवान बनिए। जी हाँ, अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित होती है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, वह है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वह है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वह है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत। देखिए, निचली कक्षाओं की बात की जा रही है, तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती है साथियों, वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, जायसवाल सर के माध्यम से, टीटी फैमिली के माध्यम से नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये आप लिंक दे दिया गया है ऑलरेडी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टीटी फैमिली को ज्वाइन कीजिए और नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि या खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? देखिए, बात की जा रही है विकास एवं अधिगम के बीच जो संबंध है, इसको सही तरीके से जो सूचित करता है वह विकास एवं अधिगम अंततः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? विकास एवं अधिगम क्या होते हैं? अंतः संबंधित और अंतः निर्भर भी होते हैं। बी ऑप्शन जो है विकास एवं अधिगम के बीच संबंध सही तरीके से सूचित कर रहा है, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथे से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी? देखिए साथियों, कोई भी बच्चा, बालक बालिका है, आप शिक्षक हैं, मान लीजिए आप ही का बालक है, बालिका है, अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से अगर करता है तो छात्र में क्या होगी? छात्र में शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, मानसिक भी बढ़ती है, और परिश्रम करने की भावना भी जागृत होती है। इन तीनों को एक साथ में बोला जा सकता है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बच्चे में क्या होता है, यदि कोई भी कार्य अगर आप स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं,
ठीक है, अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने हाथों से, अपने कलम से, रफ पेन में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप में आत्मनिर्भरता आएगी, बच्चे में आत्मनिर्भरता आएगी कि 2+2=4 होता है, 2 धन 2 बराबर 4 होता है। ये आत्मनिर्भरता बच्चे में पैदा होती है जब बच्चा स्वयं के कार्य से, हाथों से करता है। इसलिए मैं भी कहता हूँ, चाहे बच्चे हो, चाहे आप हों, चाहे शिक्षक हों, जब तक स्वयं से कार्य किया जाएगा, वो दिमाग होता है ना, बहुत ही जल्दी एब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, चुंबकत्व का गुण होता है इसमें। अगला प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती? सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया, माई फैमिली, मेरा परिवार। जी हाँ, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो विषय वस्तु सबसे अच्छी होती, माई फैमिली, मेरा परिवार होता है। एंड अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो वह है कथन साथियों, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। अधिगम और विकास क्या होते हैं? एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित। अंतः संबंधित तो है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, लेकिन एक जटिल तरीके से है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी शिक्षक बंधु हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप लोग ये बताइए, जब अपने बालक बालिकाओं के विद्यार्थियों को समझने के लिए आप जो है शिक्षक के रूप में अच्छी जानकारी आप में क्या होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी की होनी चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो विद्यार्थियों को समझने के लिए आप में बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, आप में बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, आप में विषय के प्रति विद्यार्थियों या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी की जानकारी होनी चाहिए। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र वह है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। जी हाँ, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आने वाले क्लासेज, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आने वाली हैं, प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर आने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शरोपरी। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। एग्जाम को फतेह करना है, अपने तिरंगे की शान को फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, जी जान तोड़ लगा के, जी हाँ, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के मेहनत करना है, और क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ को सरल तरीके से अपने सामने रिप्रेजेंट कर लेना है, और क्वेश्चन का आंसर आसान तरीके से देना है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल होता है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समय के साथ जो होने वाले परिवर्तनों में शामिल होता है और कोई नहीं, दर। जी हाँ, समय के साथ परिवर्तन होने वाले में जो शामिल होता है वह क्या होती साथियों? दर की बात करेंगे। ठीक है, तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में आपका दर शामिल हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम दिया गया है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। आप ये बताइए, आपकी नियुक्ति होती है, आप टीचर बनते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं, मिडिल लेवल के टीचर बनते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर ये बताइए, सर्वोत्तम जो कथन होगा, आपका मत जो होना चाहिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, किसी भी बच्चे को नेगेटिविटी नहीं बताना है। कहीं ना कहीं बच्चा कमज़ोर है, कहीं ना कहीं बच्चा उससे थोड़ा आप वीक हैं, आप तैयारी ज़्यादा कीजिए, ऐसे में बच्चे में क्या मानसिकता खराब होती है। इसलिए शिक्षक के रूप में आप प्रत्येक बच्चा आपके लिए, एक शिक्षक के लिए, शिक्षिका के लिए, अध्यापिका के लिए विशिष्ट बालक बालिका होता है, विशिष्ट शिक्षार्थी होता है, विशिष्ट बच्चा होता है। बी ऑप्शन को साथियों सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? कई बार जिक्र कर चुके हैं, आने वाले क्लासेज की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, रिपीटेड प्रश्न की बात करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होता है, शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है, अध्यापक का होता है, अभिभावक का होता है, प्रशासक का होता है? प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। बाल मनोविज्ञान, जब बालक के मनोविज्ञान की बात की जाती है तो मुख्य स्थान जो है बालक का ही होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? तो केस स्टडी विधि आपने पढ़ी होगी, केस अध्ययन विधि। जी हाँ, ये एक आपके वैज्ञानिक विधि है, ये सरल और सस्ती होती है और ये कारण पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो केस स्टडी विधि का मुख्य कार्य क्या होता है? कारण का पता लगाकर निदान करना। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कि यह विधि बहुत जटिल होती है, यह कथन सही नहीं दिया गया, क्योंकि केस स्टडी या केस अध्ययन विधि बहुत ही इजली और सरल होती है। किसके लिए होती है? कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करने के लिए होती है। लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, आप ही कक्षा का एक बालक शरारती है जो अन्य बालकों को परेशान करता है। एक अध्यापक के रूप में यानी आप एक शिक्षक के रूप में उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किसी विधि का प्रयोग करेंगे? व्यक्तित्व अध्ययन विधि। जी हाँ, व्यक्तित्व अध्ययन विधि का आप लोग प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर, जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है तो इसे खाली स्थान किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न समझिएगा, अटपटा है थोड़ा, समझ लीजिएगा। जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन, किसकी बात कर रहे हैं? विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, इसे साथियों निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसके वृद्धि के दौरान, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जब वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए जो अध्ययन किया जाता है उसे ही अनुदैर्ध्य वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन को सही कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, जयसवाल सर आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, वेलकम, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाल विकास का अध्ययन जो क्षेत्र कहलाता है, जी हाँ, बाल विकास का अध्ययन जो क्षेत्र कहलाता है, एरिया जो होता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, अर्थात उपयुक्त सभी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता से अध्ययन करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, किस विधि का उपयोग या किस विधि का उपयोग नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता से अध्ययन यानी समग्र रूप से अध्ययन के लिए किया जाता है? वह आपकी केस स्टडी विधि, जैसे हमने कहा। जी हाँ, केस स्टडी विधि यह है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। केस स्टडी विधि, केस अध्ययन विधि की बात करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की जो पद्धति कौन थी? सर्वेक्षण थी, आत्मनिरीक्षण थी, केस स्टडी थी या अवलोकन थी? तो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की जो पद्धति थी साथियों वह थी आपकी अवलोकन पद्धति। जी हाँ, जो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त है, और व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है सभी कमेंट करके बता दीजिएगा, वाटसन का नाम ले लीजिएगा। जी हाँ, व्यवहारवादी की जब भी बात की जाती है वाटसन महोदय का जरूर जिक्र होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी आप समझ गए होंगे, कोई एक पेड़ है या कोई एक बालक, कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है एक बालक को उदाहरण के रूप में कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को, फिर हाथ और उंगली को एक साथ चलाता है। यानी दो क्रियाएं पहले अलग अलग कर रहा है, पहले हाथ को फिर उंगली को चला रहा है, फिर तीसरे में क्या कर रहा है, हाथ और उंगली तीनों एक साथ चला रहा है। ये जो उदाहरण है वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये वृद्धि और विकास के एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है। मतलब पहले और दूसरों अलग अलग किया, फिर दोनों को एक साथ कर लिया, क्या कहलाएगा? एकीकरण। इन दोनों को, ठीक है, एक साथ कर लिया
तो एकीकरण सिद्धांत की बात करेंगे। तो वृद्धि और विकास जो है यह आपके एकीकरण सिद्धांत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? तो आपको जानना चाहिए कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं। देखिए, विकास जो होता है तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। अगर तुलना के रूप में देखा जाए तो वह क्रमिक रूप में होता है। अगर विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित भी होता है, बिल्कुल सही बात है, अचानक तो नहीं आ जाता, समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्यक्ति की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये कथन गलत है। सटीक गति एवं प्रकृति जो है जन्म के समय किसी भी व्यक्ति बालक बालिका की निर्धारित नहीं होती है। तो यह विकास के संबंध में कथन हमारा गलत दिया गया है, स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया है। और यही तो पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। आइए 2 प्रश्न और बचे हुए इनको कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा मौसम इस समय चल रहा है, गला भी आपको लग रहा होगा, मोटी आवाज़ काफ़ी हो गई हमारी। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है या अनुसारित करता है? सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे चक्राकार प्रगति के सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, विशेष अवधि के दौरान विकास की प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। यह विकास का जो नियम अनुसरित कर रहा है, अर्थात हम बात करेंगे चक्राकार प्रगति के सिद्धांत की बात करेंगे। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। अर्थात देखिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता, प्रत्येक जो सीखता है, हम भी सीखते हैं, आप भी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीखते हैं, तो प्रत्येक जो अधिगम करता है वह अद्वितीय होता है। इसका अर्थ क्या होगा? कहते हैं ना, अर्थात आपने समझा होगा, हिंदी संस्कृत में दिया जाता है कि अर्थात मतलब समझ लीजिए, यानी कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि और कौशल में समान नहीं होते हैं। जी हाँ, हम और आप दोनों सीख रहे हैं। जी हाँ, हम और आप दोनों सीख रहे हैं और आप में हमारी योग्यताओं में बिल्कुल समानता नहीं है। आप हमसे उच्च हैं, आप हमसे रुचियों में भी दृढ़ संकल्प हैं और कौशल में भी आप उच्च हैं, तो हमारी और आप में समानता कहाँ हुई? तो प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, इसलिए कहते हैं आप सर्वोपरि हैं, आप शिक्षक बंधु हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को जायसवाल सर का अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर पहला अंकित कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आई होप सभी प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से समझा। 30 में से जितना भी फीडबैक हो अवश्य कीजिएगा। सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। जी हाँ, सारी क्लासेज जल्दी आने वाली है, चाहे हम हिंदी पेडागोजी की बात करें, संस्कृत की बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड की बात करें, ईवीएस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ठीक है, बाल विकास सीडीपी की बात करें, सारी क्लासेज आने वाली हैं। और जल्दी आपका रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी सीटेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सीटेट की तैयारी जोरदार करनी है और जल्दी हमारे क्लासेज के बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्नों को भी बात करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।